जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। ऑनलाइन एग्रीकल्चर के परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीसी रोज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीपीएससी में हमारा जो हिंदी व्याकरण का जो भाग रहने वाला है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। अच्छा, ये दो भागों में बांटा हुआ है ना, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। अच्छा, पहले भाग का भी, प्रथम भाग के भी अधिकतम अंक कितने हैं? 25। और द्वितीय भाग के भी अंक कितने हैं? 25। तो इस प्रकार हमारा जो ये है मामला, पूरा का पूरा प्रकरण, ये 50 अंक का है। ठीक है। अच्छा, विस्तृत रूप से अपने सिलेबस पाठ्यक्रम अपना हमारे पास है, अपने इस पर चर्चा करते हैं भी। एक तो इन्होंने कहा है भी अपठित गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश का आपने क्या करना है? संक्षेपण करना है। ठीक है। अच्छा, संक्षेप का करने का अर्थ होता है छोटा रूप निर्मित करना, और विस्तृत करने का मतलब होता है बड़ा दीर्घ रूप बनाना। तो उसका छोटा रूप निर्मित करना है। अच्छा, इसके बाद उसमें क्या है? रेखांकित अंश मिलेंगे। उसमें रेखांकित, अंडरलाइन करना, रेखांकित करना कहते हैं अंडरलाइन करने को। तो रेखांकित किए भाग मिलेंगे। उन रेखांकित अंशों की हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। और उसके लिए एक उपयुक्त हमें क्या ढूंढना है? शीर्षक भी ढूंढना है कि हमारे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रह सकता है। ठीक है। अच्छा, और संक्षेपण और उससे संबंधित प्रश्नों की तो बात हो ही गई। इसके बाद व्याकरण वाला भाग ये रहा, जिसमें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ, यानी एक से अधिक अर्थ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक शब्द होता है जैसे द्विज। द्विज, द्वि का मतलब दो, जय का अर्थ जन्म लेना। तो दो बार जन्म कौन लेता है? द्विज पक्षी को कहते हैं। पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार जब उसे जानवर के रूप में बाहर निकलता है तो पक्षी के रूप में द्विज। ठीक है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो और द्विज किसको कहते हैं? द्विज जो है और कहा जाता है दांत को। दांत दो बार जन्म लेते हैं, एक बार बच्चे के आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी बार जन्म लेते हैं। और किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। दो पक्षों में जन्म लेता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो दो बार जन्म लेने वाला द्विज। और किसको कहा जाता है द्विज? ब्राह्मण को कहा जाता है। द्विज किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। ब्राह्मण एक बार तो बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और दूसरी बार जनेऊ धारण करके जब ब्राह्मण योनि में प्रवेश करता है तो वो उसका दूसरा जन्म ब्राह्मण के रूप में, तो द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को। और किसको कहा जाता है? पादप को द्विज कहा जाता है। पादप एक बार बीज के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार उससे पौधे के रूप में उगता है, तब जन्म लेता है। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो गए ना, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। फिर इसके बाद क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं जो। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ गया? पर्यायवाची। पर्याय का मतलब है कि सभी शब्दों का समान अर्थ होगा। जैसे चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र, ये सब आंख का ही अर्थ देते हैं, तो पर्यायवाची। अच्छा, इसके बाद आता तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय और विदेशी शब्द। तत्सम होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भव होते हैं हिंदी भाषा के शब्द, क्षेत्रीय शब्दों को देशज शब्द भी कहा जाता है। देशज शब्द या क्षेत्रीय मतलब स्थानीय बोलियां जो है हमारी, उन स्थानीय भाषाओं के शब्द। और इसमें आ जाएंगे विदेशी, जैसे पुर्तगाली के, अरबी फारसी के, चीनी भाषा के शब्द, जापानी भाषा के शब्द, है ना, फ्रेंच के शब्द, वो आ जाएंगे, कर लेंगे अपने। अच्छा, इसके बाद ये कहता है वर्तनी। वर्तनी का अर्थ होता है लिखना। तो हम जब शब्दों को लिखते हैं तो शब्दों को लिखते समय हमसे जो त्रुटि होती है उसके बारे में, जैसे उदाहरण के रूप में अपने इसको यूं कह सकते हैं शब्द शुद्धि। वर्तनी का वास्तविक अर्थ शब्द शुद्धि। जैसे जनरली अभयारण्य शब्द हम ये लिखते हैं, जबकि ये अभयारण्य अशुद्ध। अभयारण्य में भय क्या होता है? पूरा। क्यों होता है? इस पर चर्चा करेंगे आराम से। श्रृंगार शब्द सामान्यतः हम ये लिख देते हैं, लेकिन ये पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। श्रृंगार शब्द ये शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करनी। और इसमें क्या आ जाएगा? वर्तनी का अर्थबोध, यानी किसी शब्द का हमें क्या बताना है? अर्थ। किसी भी शब्द को गद्यांश में रेखांकित कर देगा, रेखांकित पद का अर्थ पूछ लेगा, अपने करेंगे चर्चा आराम से। और इसमें क्या आ जाता है? शब्द रूप। शब्द रूप में क्या क्या आते हैं? जैसे संधि, समास, क्रिया।
तो एक तो संधि आ गया, समास आ गया, और हमारा एक टॉपिक क्या आ गया, क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, पूर्वकाली क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, खूब सारी क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं, करेंगे चर्चा। और इसमें हमारा क्या आ गया, वर्णमाला। वर्ण है ना, वर्ण ये हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को क्या कहा जाता है, वर्ण। और वर्ण का एक नाम और है, वर्णों को ध्वनि भी कहा जाता है। तो हमें स्वर और व्यंजन सीखने हैं, उसके बाद उनका आगे वर्गीकरण करना है कि उनके कौन कौन से भेद होते हैं, अघोष सहघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें आता है विराम चिन्ह। हालांकि देखो इसने लिख रखा है चिन्ह। चिन्ह शब्द अशुद्ध है, पूर्णतः अशुद्ध शब्द है, चिन्ह कोई शब्द नहीं होता, या तो शुद्ध चिन्ह ऐसे लिख दो, और या आप है के पैर में न लगा के ऐसे लिख दो, ये शुद्ध है। लेकिन हम लिखते हैं चिन्ह, चिन्ह अशुद्ध शब्द है। तो ये इसके बारे में करेंगे चर्चा अपने। और क्या आ जाता है इसमें, शब्द रचना, शब्दों की रचना, जैसे मूल शब्द क्या होते हैं, है ना, यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो इस प्रकार इन पे बात करेंगे अपने, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाती, वाक्य रचना। क्या आ जाती, वाक्य रचना। वाक्य रचना का मतलब है कि हमें पहली बात तो ये कि वाक्य होता क्या है, इसके बाद वाक्य के अंग कितने होते हैं, जैसे वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर वाक्य को बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में उसमें एक तत्व होता है क्रमबद्धता। मैं आपको बताता हूं, क्रमबद्धता का मतलब है कि वाक्य में जो भी शब्द लिखे जाए वो सही क्रम पर लिखे जाने चाहिए। दूसरा, दूरी या निकटता आ जाता है इसमें, कि शब्द जो है वो उचित निकटता पर होने चाहिए, ऐसे अनावश्यक दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सार्थकता, यानी वाक्य हमेशा शुद्ध और सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए वाक्य। ये कुछ आवश्यक तत्व है, इन पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, संदेहार्थक, प्रश्नार्थक, इस प्रकार ना। तो अपने इन पर चर्चा करेंगे आराम से। मुहावरे एवं लोकोक्तियां आ गया। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है, लोकोक्तियों को कहावत भी कह दिया जाता है, तो वो बात करेंगे अपने आराम से। अच्छा, उत्तर प्रदेश की हमारी प्रमुख बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इन पर चर्चा। हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों का मतलब है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के बारे में बात करनी। अशुद्धि हमसे किस में होती है, शब्द और वाक्य लिखने में तो होती है, तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसके बाद एक भाग आया है कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। अंग्रेजी का एक वाक्य दे देगा, उसका हिंदी अनुवाद पूछ लेगा, हमें लिखित में बताना पड़ेगा। हिंदी का कोई वाक्य दे देगा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा। ये मामला है 25 अंकों का, और इसके अपने 25 के 25 कहीं नहीं छोड़ने वाले, ये पूरा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आता है द्वितीय खंड, जिसमें हमारा रहेगा निबंध। छोड़ेंगे तो हम किसी सूरत में इसको भी नहीं, लेकिन इसमें आपका खुद का अभ्यास थोड़ा सा ज्यादा, इसमें आपका कोई अभ्यास नहीं चाहिए, ये तो मैं आपको उंगलियों पे करवा दूंगा, लेकिन इस मामले का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अपने तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मैं अभ्यास के लिए निबंध दूंगा, तो अभ्यास के रूप में भी आपने निबंध लेखन करना है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत, आप वाला मामला थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस खंड एक निबंध लिखना होगा, और इस निबंध की अधिकतम सीमा 500 शब्द, 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है, और वो हमें बस निबंध का शीर्षक देगा, टॉपिक देगा। और निबंध कहां कहां से उठाए जाएंगे, साहित्य से, हमारी संस्कृति से, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, ठीक है। क्रियान्वयन का मतलब अप्लाई करना, लागू करना। अच्छा, इसके बाद आता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान, यानी जैसे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या समस्या, पर्यावरण प्रदूषण एक मुद्दा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा धरातलीय तापमान बढ़ रहा है, ये एक मुद्दा है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अंतरराष्ट्रीय, ये एक समस्या है, और उसका क्या निदान यानी क्या निवारण किया जा सकता है, क्या हल किया जा सकता है, ये आ जाएगा। विज्ञान और पर्यावरण का मुद्दा है, ये दे सकता है, इस पर लेख लिखना पड़ेगा निबंध। अच्छा, प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनका निवारण। अच्छा, कृषि उद्योग एवं व्यापार,
ये मामला रहेगा 25 अंकों का। एक निबंध लिखना है, बात खत्म। 500 शब्दों का एक निबंध लिखना है और उसका अंक हमें मिलेगा 25 अधिकतम। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इसने लिख रखा है एक तो इसने प्रथम प्रश्न पत्र लिख रखा है, वो तो आपका भाग चलो है ही। हमारा हिंदी वाला ये रहा द्वितीय प्रश्न पत्र है। इन्होंने लिख रखा है कि सामान्य हिंदी खंड 1 हेतु 25 अंक है और खंड 2 जो है निबंध लेखन वाला, उस हेतु 25 अंक निर्धारित किए गए। तो इस पर अपने चर्चा कर ही चुके हैं। तो अब अपने बात होगी पाठ्यक्रम पर, तो ज्यादा समय मैं आपको नहीं लूंगा और अपने टॉपिक टू टॉपिक, कट टू कट बात शुरू कर देते हैं। तो अपने पहला टॉपिक की अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो सामान्य चर्चा करते हैं। आप मुझे बताओ, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अलग अलग भाषाएं होते हैं, अंग्रेजी भी भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली, खूब सारी भाषाएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह आती है कि भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा कहते हैं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब सुनो, मानव जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। तो बुद्धिजीवी है तो उसके मस्तिष्क में विचार भी सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। अब जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, मानव जंगलों में या गुफाओं में रहता था, तब आपस में जब उसके मस्तिष्क में कोई विचार पैदा होते थे तो वो अपने विचार सामने वाले को किसके माध्यम से बताता था? संकेत यानी इशारों के माध्यम से बताता था, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। लेकिन आपको पता, संकेत या इशारे में हम वास्तव में क्या कहना चाहते हैं वो पूरी बात, पूरा मनोभाव प्रकट नहीं कर पाते। तो मानव बुद्धिजीवी तो था ही। फिर इन्होंने एक उपाय निकाला कि क्यों न हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम खोजें जिससे हम अपने मनोभाव, अपने विचार पूरा स्पष्ट तरीके से बता सकें। तो इसलिए मानव ने भाषा का पहला कौन सा रूप बनाया? मौखिक रूप बनाया, यानी बोलना सीखा। जैसे बच्चा भी तो पहले बोलना ही सीखता है, तो मौखिक रूप विकसित किया। लेकिन मानव बुद्धिजीवी था, इसको बड़ी जल्दी यह एहसास हो गया, अनुभूति हुई इस बात की कि भाषा का जो मौखिक रूप है वो अस्थायी है। जैसे ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नष्ट होगी तो भाषा का बोला गया रूप हमारे साथ ही चला जाएगा। तो इसलिए मानव ने क्या सोचा कि ऐसा कोई रूप जो स्थायी हो, कि मान लो ऐसी कोई प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप, तूफान, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिससे हमारा पूरा का पूरा शहर, हमारी पूरी की पूरी आबादी सब नष्ट हो जाए, फिर भी जब आने वाले समय में वापस मानव की उत्पत्ति होगी तो उनको पता चले कि हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए स्थायी रूप क्या खोजा गया? लिखित रूप। जैसे आप मौर्य काल पढ़ते हो, सम्राट अशोक का काल पढ़ते हो, चंद्रगुप्त का काल पढ़ते हो, तो उस समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये बात आज हमें कोई उस समय का व्यक्ति आके बोल के नहीं बताता है। उस समय के लिखे हुए लिखित रूप में शिलालेख मिले हैं तो हमें पता चलता है किस भाषा का प्रयोग। तो लिखित रूप स्थायी रूप है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाषा कहते किसे हैं। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। मेरे मस्तिष्क में कोई विचार पैदा हो, मैंने आपके साथ साझा करने हैं, आपके विचार पैदा हो मेरे साथ साझा करने हैं, किसके माध्यम से करोगे? भाषा। हो सकता है कोई हिंदी भाषा के माध्यम से कर ले, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत के माध्यम से कर ले, पर करेगा तो भाषा के माध्यम से। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। इसके बाद बात आती है, वो ये है कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के रूप 2 होते हैं, अभी हमने चर्चा की थी। नंबर 1 होता है मौखिक रूप, और मौखिक रूप को उच्चारित रूप भी कहते हैं। मौखिक रूप को क्या कहा जाता है? उच्चारित रूप भी कहा जाता है। ठीक है। और नंबर 2 जो आता है हमारा, वो आता है लिखित रूप। और लिखित रूप को जो है वो वर्तनी रूप भी कहा जाता है। मैंने अभी अभी बताया था ना, वर्तनी किसको कहते हैं? लिखने को ही कहते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर वो कह दे कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है,
तो स्थायी रूप कौन सा है? लिखित रूप है, वर्तनी रूप। और अस्थायी रूप कौन सा है? मौखिक रूप। ठीक है, सुनिएगा अभी। अब पहले मैं लिखता हूं मौखिक रूप। मौखिक रूप, ठीक है। अब सुनिएगा, पहली बात तो मौखिक रूप कौन सा रूप है? भाषा का प्रथम रूप है, पहला। और दूसरी बात यह है कि यह भाषा का अस्थायी रूप है, अस्थायी, अस्थायी रूप है, समय के साथ नष्ट हो जाने वाला रूप है। और दूसरा रूप कौन सा आता है? लिखित रूप। लिखित रूप क्या है हमारा? स्थायी रूप है। लिखित रूप हमारा क्या है? स्थायी रूप है भाषा का। और इसके साथ साथ, नहीं, पहले तो अपने ये लिखते हैं कि ये भाषा का द्वितीय रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? द्वितीय रूप है। दूसरी बात, ये भाषा का कौन सा रूप है? स्थायी रूप है। ठीक है। और तीसरी बात, मान लो कहीं ऐसी बात आ जाए कि भाषा का चिरकाल तक जीवित रहने वाला रूप कौन सा है? चिरकाल मतलब दीर्घ, लंबा काल, चिरकाल तक जीवित रहने वाला रूप। ठीक है, अब सुनिएगा भाई। अब आप एक बात ध्यान देना कि कुछ कुछ हमने ऐसे शब्द लिखे हैं जो शब्द शुद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखना, एक तो अब मेरी एक आदत है कि कोई भी शब्द आ जाए और अगर वो चीज हमारे पाठ्यक्रम में है, जैसे मान लो अभी इसमें से कोई ऐसा शब्द आया जिसका विलोम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। शब्द शुद्धि का महत्वपूर्ण है, उस पर साथ साथ करते रहेंगे। तो फिर जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि, आप देखना, हम जो आरंभ के टॉपिक है ना, जैसे ध्वनि हो गया या वर्ण विचार हो गया या सामान्य परिचय हो गया या संधि समास हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद जब आप पहुंचोगे शब्द शुद्धि पर और हम उस टॉपिक को करेंगे तो आपको पता चलेगा अधिकांश शब्द तो आप कर चुके हो। तो ये है, ठीक है। अब एक बात तो ये सुनना, स्थायी शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि में बार बार आता है स्थायी, ये शुद्ध होता है भी, ध्यान रखना। हम जनरली स्थायी ये लिखते हैं, तो व्यवहारिक रूप में स्थायी ये नहीं लिखा जाएगा, अशुद्ध है। दूसरा, अस्थायी शब्द महत्वपूर्ण है। अब स्थायी ये है तो इससे पहले अ उपसर्ग जोड़ा, क्या बन गया? अस्थायी, ये शुद्ध है। अगर आप अस्थायी ये लिख देते हो तो अशुद्ध है। ठीक है। अच्छा, एक और सुनो, अगर स्थायी में त्व प्रत्यय जुड़े तो इसकी ई की मात्रा छोटी हो जाती है, त्व प्रत्यय ई की मात्रा छोटी कर देता है, स्थायित्व शब्द ये शुद्ध है। अगर आप स्थायित्व शब्द ये लिखते हो तो ये अशुद्ध होगा। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है स्वामी, स्वामी शब्द ये शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात, जैसे स्थाई में त्व प्रत्यय जुड़ा तो ई की मात्रा छोटी होगी ना, वैसे स्वामी में त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। स्वामित्व शब्द ये शुद्ध है, अगर आप स्वामित्व ये लिखते हो तो ये अशुद्ध है। ठीक है। और सुनो, एक शब्द शुद्धि का बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, वो है द्वितीय। ये शब्द बार बार आता है शब्द शुद्धि में, बहुत महत्वपूर्ण है भी, ध्यान रखना। द्वितीय शब्द ये शुद्ध है, वो आपको द्वितीय परीक्षा में ये लिख के दे देता है, तो ये अशुद्ध है भी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे हमारे रूप क्या हैं? शुद्ध। ठीक है, ये सारे रूप क्या हैं? अशुद्ध। कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। अब एक बात और है, अब आप देखना एक सेकंड भी, आपके शब्द युगम टॉपिक नहीं है ना? आपके विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, शब्द युगम नहीं। ठीक है, फिर भी देखो, हमारे क्या है कि कल को अपने को कोई निबंध लिखना पड़े, या वो उसने साफ साफ लिख रखा है ना पाठ्यक्रम में कि गद्यांश, तो उसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ बताना है। तो मान लो ऐसा कोई शब्द आ जाए तो हमें हर शब्द का अर्थ भी पता करके चलना है।
जैसे आप देखना यहां मैंने एक लिखा है चिरकाल तक जीवित रहने वाला रूप। ध्यान रखना, एक शब्द होता है चिर और एक शब्द होता है चीर। चिर और चीर अंतर है भी। अब मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ, आप एक किस्सा पढ़ते हो कि द्रौपदी जो है, तो महाभारत में द्रौपदी का क्या हुआ था? चीर हरण हुआ था। द्रौपदी का क्या हुआ था? चीर हरण। चीर हरण का मतलब है द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। तो चीर क्या है? वस्त्र या कपड़ा। चीर हरण, चीर का मतलब वस्त्र या कपड़ा। ठीक है। और चिर, चिर का अर्थ क्या होता है भाई? चिर का अर्थ होता है लंबा या दीर्घ। जैसे अपने कहते हैं ना कभी कभी किसी को चिरंजीवी भवै, यानी चिरकाल तक जीवित रहने की कामना की जाती है, यानी लंबे या दीर्घ काल तक जीवित रहने की कामना। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है? वो ये आता है कि भाषा के बारे में सामान्य बात होगी। अब बात आती हमारी भाषा का नाम क्या है। तो हमारी भाषा का नाम क्या है? हिंदी। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी विकल्प में नहीं हो तो आप कह सकते हो अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी विकल्प में नहीं हो तो आप अरबी भी कह सकते हो। अब कोई कह दे सर दोनों आ जाए तो, हालांकि विकल्प तो हमें मिलेगा ही नहीं। वैसे ये भी एक बात है कि विकल्प तो मिलेगा ही नहीं, हमें ही चुनना है जो चुनना है। तो इतना ध्यान रखना कि हिंदी शब्द अगर पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो फारसी भाषा का शब्द है भी। अब बात यह आती कि फारस से हमारा क्या लेना देना है। तो सुनिए, भारत जो था ना, उस पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था 7वीं सदी में, और ये हुआ था उत्तर पश्चिम से। जैसे ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो इन तीन दिशाओं, इन चारों ही दिशाओं से भारत पर आक्रमण हो ही नहीं सकता। यहां समुद्र है, यहां समुद्र है, यहां समुद्र है, यहां हिमालय है। आक्रमण का एक ही रास्ता बचता है, उत्तर और पश्चिम के मध्य ये रेगिस्तान है। और भारत पर पहला आक्रमण किया था ईरानियों ने। तो आपको पता है ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब कौन से प्रदेश हैं? अरब प्रदेश हैं। और अरबों की भाषा क्या है? फारसी। अब हुआ क्या, इन्होंने जब आक्रमण किया तो आपको पता है कि सबसे पहले आता उत्तर पश्चिम में, तो आक्रमणकारी आक्रमण के लिए राजस्थान से प्रवेश करते थे। और यहां एक सभ्यता है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर है ना जो वर्तमान पाकिस्तान में, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। और सिंधु नदी का जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा प्रदेश क्या कहलाता है? सिंध प्रदेश कहलाता है। आज भी इसको सिंध प्रांत या सिंध प्रदेश ही कहते हैं। लेकिन ये जो फारसी बोलने वाले जो अरबी लोग थे, ये सह नहीं बोल सकते, तो ये सिंध को क्या पुकारने लगे? हिंद पुकारने लगे। फिर हिंद के निवासी क्या कहलाए जाने लगे? हिंदू। अच्छा, हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई? हिंदी। और हिंदू जिस स्थान पर रहते थे वो स्थान क्या कहलाया? हिंदुस्तान। तो इस तरह निर्मित हुए ये शब्द। तो आप देखो शुरुआत कहां से हुई? सिंध। शब्द तो था सिंध, लेकिन फारसियों ने इसको क्या पुकारा? हिंद। हिंद में ई प्रत्यय जुड़कर हिंदी बना है। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। ये तो हुई अकेले शब्द की बात, मैं पूरी हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा। एकमात्र जो हमारी भाषा का नाम है हिंदी, उस शब्द की बात हुई मात्र कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, हिंदी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो हिंदी शब्द में मूल शब्द सिंध है। हिंदी शब्द में मूल शब्द सिंध है। हिंदी शब्द में मूल शब्द क्या है? सिंध है।
ठीक है, सिंध से ही तो हिंद बना। अच्छा, मूल रूप किसको कहते हैं? जो सबसे छोटा और जो सबसे वास्तविक रूप होता है, उस रूप को मूल शब्द या मूल रूप कहा जाता है। तो आप बताओ, हिंदी अपना सबसे छोटा रूप थोड़ी है। हिंदी का तो छोटा रूप क्या? हिंद। और हिंद भी किस से बना? सिंध से। तो हिंदी में मूल शब्द क्या है? सिंध है। इसके बाद बात आती है कि हिंदी की मूल भाषा क्या है। हाँ जी, इसके बाद बात आता है हिंदी की मूल भाषा क्या है। तो हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत। अब ये क्या बात होती है, क्या होता है, क्या नहीं, अपने समझते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, अब सुनो, तीन बातें। हिंदी शब्द तो कहां से आया? फारसी से। और उस हिंदी शब्द में मूल शब्द क्या था? सिंध। लेकिन हिंदी पूरी की पूरी भाषा कहां से आई? संस्कृत से। पौराणिक काल में हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ही भाषा का प्रयोग होता था और वो थी संस्कृत। आप देखो, रामायण महाभारत और सब ऋग्वेद वगैरह सब किस में लिखे गए? संस्कृत में। लेकिन संस्कृत भाषा के साथ एक छोटी सी समस्या, कि संस्कृत बहुत ही मुश्किल भाषा है, बहुत ही मुश्किल है। और हम हैं भारतीय, अपने मुश्किल काम के तो नजदीक नहीं जाते। हमें तो चाहिए जुगाड़, कि भाषा क्या हो जाए और काम क्या हो जाए? आसान। तो हमने जुगाड़ लगाया, हमने सोचा कि क्यों न संस्कृत के शब्दों को आसान शब्दों में तोड़ दें। तो हमने तोड़ना शुरू कर दिया, और एक समय के बाद हमारे पास आसान और टूटे हुए शब्दों का इतना बड़ा शब्द भंडार हो गया कि हमने पूरी की पूरी एक भाषा खड़ी कर ली, हिंदी। लेकिन सारे के सारे शब्द तोड़ के कहां से लिए हमने? संस्कृत से। तो हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। इसी तरह तो निर्मित हुए हैं तत्सम और तद्भव। इसी तरह तो निर्मित हुए तत्सम तद्भव। तत्सम किसके? संस्कृत के। और इन्हीं तत्सम संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ और आसान रूप ही तो हिंदी के तद्भव शब्द हैं। भी जैसे संस्कृत में शब्द था अक्षी, कठिन था, हमने तोड़ के आसान क्या बना लिया? आंख। संस्कृत में शब्द था मस्तक, हमने तोड़ के आसान क्या बना लिया? माथा। संस्कृत में शब्द था हस्त, हमने तोड़ के आसान क्या बना लिया? हाथ। संस्कृत में शब्द था कर्ण, हमने तोड़ के आसान क्या बना लिया? कान। अच्छा, और संस्कृत में शब्द था अंगुष्ठ, हमने इसको तोड़ के आसान क्या बना लिया? अंगूठा। यही तो तत्सम तद्भव है। संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ और आसान रूप ही तद्भव हिंदी शब्द होते हैं। इसीलिए आप गौर करो, अब अगर कभी जीवन में तत्सम तद्भव पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो अपने पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। अक्षी आंख, मस्तक माथा, हस्त हाथ, कर्ण कान, अंगुष्ठ अंगूठा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि तत्सम बिल्कुल अलग ही प्रकार का शब्द हो और उसका तद्भव रूप बिल्कुल अलग ही हो। ऐसा नहीं होता कभी, मिलते जुलते, क्योंकि इसी से तोड़ के बनाए तो मिलता जुलता ही टूटेगा। ये है, ठीक है। तो हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। अब क्या हुआ, संस्कृत का जब पहली बार रूप बिगड़ा, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हिंदी बन गई। संस्कृत का पहली बार रूप बिगड़ा तो एक भाषा बनी पाली। पाली का रूप बिगड़ के क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत का रूप बिगड़ा, और रूप बिगड़ने को कहते हैं अपभ्रंश होना। और प्राकृत का अपभ्रंश होकर फिर अंत में क्या बनी? हिंदी। हिंदी की पूरी निर्माण प्रक्रिया ये है, पूरी निर्माण प्रक्रिया ये है भी। पहले भाषा थी संस्कृत, संस्कृत का रूप बिगड़ा पाली। पाली बौद्धों की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली। जैसे आप देखो, सम्राट अशोक के शिलालेख जितने भी है वो सब पाली भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। आप पढ़ते हो, किस भाषा मिलते हैं? पाली भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। पाली में क्यों मिलते हैं? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का ही तो सबसे बड़ा प्रचारक और अनुयायी था। उसने तो अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका सिंहल द्वीप तक, श्रीलंका को पहले सिंहल द्वीप कहते थे, सिंहल द्वीप श्रीलंका तक भेजा था, चीन भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने।
तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उससे मैं बौद्धों की जो भाषा थी पाली वही प्रचलित थी, इसीलिए उसके शिलालेख पाली भाषा में मिले। पाली का रूप बिगड़ा, प्राकृत बनी, प्राकृत जैनियों की भाषा है। प्राकृत का रूप बिगड़ा, रूप बिगड़ने कहते हैं अपभ्रंश, यानी भ्रंश ही तो ना, कोई चीज टूट जाना। प्राकृत का भ्रंश हुआ, टूटी, और अपभ्रंश होकर लास्ट में क्या बनी? हिंदी। और इसीलिए एक प्रश्न और आता है, वो ये है कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है अभी? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हुई है शौर सैनी अपभ्रंश से। शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। सुनिए, अब बात आती है कि ये क्या माजरा है, क्या मामला, पूरा समझते हैं इसको, आराम से समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो अगर पूछ ले कि हिंदी की मूल भाषा क्या है, तो संस्कृत। संस्कृत का रूप बिगड़ के पाली, पाली का रूप बिगड़ के प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश हुआ और उससे क्या बन गई? हिंदी। अब क्या हुआ? अपभ्रंश भी कई प्रकार के हुए। आप सोचो, भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं, और अब जितना है, पहले तो उससे और अधिक बड़ा था। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत का ही तो हिस्सा थे। तो भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्र था। अब आप सोचो कि इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में अगर किसी भाषा का रूप बिगड़ेगा, तो क्या हर क्षेत्र का हर आदमी एक ही प्रकार का बिल्कुल सेम समान रूप बिगाड़ेगा क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। तो जब प्राकृत का रूप बिगड़ा, तो हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने हिसाब से रूप बिगाड़ लिए। अब हिंदी के कई बिगड़े हुए रूप सामने आ गए। तो अब बात यह आई कि इनमें से कौन सा रूप जो है वो हिंदी का स्वीकार किया जाए। तो आपको भी पता है कि हमारे पास अगर ऑप्शन ज्यादा हो तो हम सबसे बेस्ट चुनते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हिंदी थी, सबसे बढ़िया जो रूप बनाया, वो शूरसेन प्रदेश के लोगों ने बनाया। और शूरसेन आप ही का प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? शूरसेन। तो शूरसेन उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो हिंदी का रूप बनाया वो सबसे बेहतर था। तो फिर हिंदी का मानक रूप इसी को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी उत्पन्न किस अपभ्रंश से हुई? हिंदी की उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से हुई। शूरसेन में ई प्रत्यय जुड़कर शौर सैनी शब्द बना है। इसीलिए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे शुद्ध और सबसे मानक हिंदी आज भी उत्तर प्रदेश की है। सबसे शुद्ध और सबसे मानक हिंदी आज भी किसकी है? यूपी की तो है, उत्तर प्रदेश की। इसी वजह से तो है, पहले दिन से थी, शूरसेन के काल से थी। शूरसेन कहलाता था जब उत्तर प्रदेश, तब से थी, आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हिंदी की क्या हुई? हमारे उत्पत्ति हुई। यहां तक कोई समस्या नहीं? सही है। अब इसके बाद अगली बात करें अपने, तो अगली बात ये आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ये छोटी छोटी बातें काम किया क्योंकि आपके निबंध लेखन वगैरह, शब्दों का अर्थ पहचानना और ये सब टॉपिक हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कहाँ काम आ जाए पता नहीं, इसलिए करवा रहा हूं। और कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा, 5-10 मिनट की बात है, पर पूरा विस्तार से समझेंगे हम। अब मैं आपको क्या, सुनिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 343 343 एक 343 में भी भाग एक था के तहत
हाँ जी, अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। अनुच्छेद कौन सा था? 343(1). इसके तहत हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो एक खास बात ध्यान रखिएगा, बहुत काम की, कल को कोई निबंध वगैरह में आ जाए, हो सकता है वो हिंदी के अंदर तहत ही कोई साहित्य या हिंदी का इतिहास से संबंधित ही कोई लेख लिखने को बोल दे, निबंध लिखने को बोल दे। तो ध्यान रखना, संवैधानिक रूप से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। संवैधानिक रूप से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक रूप से हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। अब राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का अर्थ होता है राज कार्य की भाषा। राज कार्य की भाषा मतलब, राज कार्य का मतलब सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो किसको बनाया गया? संविधान के तहत हिंदी को बनाया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि पिछले 300 वर्षों से, क्योंकि ये 1949 की बात है, आप देखो आजादी को मात्र 2 वर्ष हुए थे, उससे पहले 300 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो राजकाज अंग्रेजी में होता रहा। तो बात यह आई कि अंग्रेजी से अचानक एक ही दिन में पलट कर सारे राजकाज हिंदी में कैसे हो सकते हैं, ये समस्या थी। दूसरा, भारत के आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां के लोग न तो हिंदी बोल सकते हैं न समझ सकते हैं, तो उनको बिल्कुल ही हिंदी से लेना देना ही नहीं है। जैसे साउथ के लोग हैं तो कन्नड़ है, तेलुगु है, ये भाषाएं वो हिंदी जानते ही नहीं है। गुजरात चले जाओ, गुजराती जानते, वो भी हिंदी नहीं जानते। महाराष्ट्र वाले मराठी जानते, पंजाब वाले पंजाबी जानते हैं। तो बात यह है कि जहां हिंदी आती ही नहीं है लोगों को, वहां राजकाज कैसे हिंदी में होगा? तो फिर हिंदी की एक सह भाषा यानी सहायक भाषा घोषित किया गया अंग्रेजी को, और यह संविधान में बाकायदा लिखा गया कि पहला जो इस पर संज्ञान लिया जाएगा वो राष्ट्रपति के दिन 10 साल के लिए कमेटी बनाई गई, और यह लिखित रूप में प्रावधान किया गया संविधान में कि उन 10 सालों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं वो सारे किए जाएंगे। उसके बाद प्रति 5 वर्ष पर एक कमेटी बनाई जाएगी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, और 1965 तक ही सहभाषा अंग्रेजी को रखा जाएगा। 1965 तक हम इतने प्रचार प्रसार करेंगे राष्ट्रपति के अधीन कमेटी बनाकर अध्यक्षता में कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग हिंदी जानने लगे। लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा संभव नहीं है। आपको भी पता है, राजनेताओं की रोटियां जो है वो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर ही तो उनका तवा चलता है, उनकी रोटियां सिकती है। तो ऐसा संभव नहीं हुआ, तो इसलिए हिंदी की सह भाषा आज तक अंग्रेजी चली आ रही है, और ज्यादातर सरकारी कामकाज आज भी अंग्रेजी में ही होते हैं, वो इसलिए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी को क्या घोषित किया गया? राजभाषा। अच्छा, एक तो ये तो है हिंदी दिवस, एक और होता, एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है। हालांकि ज्यादा काम की बात नहीं है, पर मैं लिख देता हूं ताकि कल को कहीं पढ़ो तो आप कंफ्यूज न हो जाओ। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहां लिख देता हूं मैं नीचे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है केवल भारत में, और विश्व हिंदी दिवस भारत सहित संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 जगह थी नागपुर, और नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। यहां प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।
10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अब वहां से बात चली और डायरेक्ट आ गई 2006 में। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने घोषणा की कि ये 10 जनवरी 1975 को जो नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई 2006 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे उस समय। उन्होंने कहा कि आज से 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अब एक शब्द और आ गया, ध्यान रखना, बेहद महत्वपूर्ण। हम कहते हैं उपलक्ष्य। उपलक्ष्य कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है उपलक्ष्य। बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अपने कह देते हैं ना स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, गलत, पूर्णतः गलत। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, यह शुद्ध है। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, उपलक्ष्य अशुद्ध, उपलक्ष्य शुद्ध। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब इसके बाद बात आती है, वो ये है कि अंतिम बात है आज की, हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि तो आप सबको ही पता है क्या है, देवनागरी। अब बात आती है लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि का अर्थ होता है लिखित रूप। लिपि का अर्थ क्या होता है, लिखित रूप। सुनिए, आप मेरे को एक बात बताइए, सामान्य ना भी, जैसे मैंने हिंदी में पहले मौखिक रूप विकसित हुआ ना भाषा का, तो मौखिक रूप में मान लो मैंने कै बोलना तो सीख लिया, कै बोलना तो सीख लिया, लेकिन कै मुझे लिखना भी तो पड़ेगा। और कै लिखने के लिए मुझे इसका एक निश्चित आकार प्रकार चाहिए। कै लिखने के लिए मुझे इसका एक निश्चित आकार प्रकार चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे जितने भी व्यंजन है, जितने भी स्वर है, जितनी भी मात्राएं हैं, जितने भी चिन्ह हैं, वो सारे के सारे लिखित रूप हूबहू कहां से उठा लिए, देवनागरी से। देवनागरी में जैसे कै लिखा जाता है, हिंदी में भी हमने कै वैसा ही लिखना शुरू कर दिया। तो लिपि का अर्थ होता है लिखित रूप। तो हिंदी का ये जो लिखित रूप है, जैसे कै है, जैसे ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़े ई की, ये छोटे ऊ की, ये लय है, ये सारे के सारे लिखित रूप कहां से उठाए गए, देवनागरी से। ये है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है हिंदी व्याकरण की। किसकी बात आती है, हिंदी व्याकरण की। अच्छा, व्याकरण, हिंदी व्याकरण से पहले भी एक सीधी बात, व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, अंग्रेजी का भी है, पंजाबी, सबका होता है। बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं, तो सुनिए, किसी भी भाषा का नियमों के तहत अध्ययन व्याकरण कहलाता है। सुनिए, हिंदी हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं, एक तो आम बोलचाल की भाषा में, और दूसरा अध्ययन करते हैं जब पढ़ते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आपस में अगर हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि नियमों के अधीन करें। जैसा हमारा मन में आता वैसा बोल लेते हैं, जैसा जी करता है, जैसा मन में आता वैसा बोल लेते हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, तो जैसा मन में आए वैसा उल्टा सीधा अध्ययन नहीं कर सकते, नियमों के अधीन अध्ययन करना पड़ता है। तो किसी भी भाषा का जो नियमों के तहत अध्ययन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा का नियमों के तहत अध्ययन व्याकरण कहलाता है। भाषा का नियमों के तहत अध्ययन क्या कहलाता है, व्याकरण। फिर हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। अच्छा, एक बात और लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना, जो व्यक्ति व्याकरण जानता है या व्याकरण का ज्ञाता है, व्याकरण का
ज्ञाता है उसे वैयाकरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वैयाकरण। भी जिस आदमी को व्याकरण का ज्ञान है ना, जो व्याकरण जानता है, उसे क्या कहा जाता है? वैयाकरण कहा जाता है। तो आपको यही बनना है। हम किस प्रोसेस के अधीन गुजर रहे हैं? वैयाकरण बनने की प्रोसेस शुरू है अब हमारी। हमें व्याकरण का ज्ञान करना है, व्याकरण जाननी है। जब जान लेंगे तब आप भी क्या कहलाओगे? वैयाकरण। फिर बात आती है हिंदी व्याकरण की। भी हिंदी व्याकरण क्या है? तो इसके बारे में जो है अपने चर्चा करेंगे कल। कल हिंदी व्याकरण शुरू करने बातें थी हिंदी के बारे में, जो हमने सीखी काम आएगी। बढ़िया था। ठीक है भी। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।